हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आई एग्जाम बी एंड 50% फास्ट प्रिपरेशन का नतीजा तो देखने को मिल गया IFSC के सिलेक्शंस में। सच में इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है व्हेन वी सी सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट गेटिंग सिलेक्टेड। मतलब मैं ऐसे बात कर रहा था किसी को, क्योंकि जो वेटिंग में है उनका भी नंबर तो आना ही आना है। 50% IFSC एग्जाम बी के स्टूडेंट से भर जाएगा। सच ए मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इतने कम टाइम में नोटिफिकेशन आने के बाद इतने कम टाइम में ये तैयारी हो पाई। और लोगों के, अगर आप कमेंट पढ़िए, वीडियोज में लिखे हुए हैं लोगों ने कमेंट, देन यू विल रियलाइज हाउ दिस एग्जाम बी लर्निंग एक्सपीरियंस वर्क्स एंड आवर स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड। प्लीज फॉलो वट एवर एडवाइस वी कीप ऑन शेयरिंग। यूट्यूब में हम बहुत सारी गाइडेंस देते हैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप में भी सुशील से बात करते रहते हैं, बिकॉज स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, स्पेशली when there is so much of information overload, when everyone is telling you do this do that, ये कर लो वो कर लो, आप क्या क्या करोगे यार? टाइम तो 24 घंटे ही होता है एक दिन में सबके पास। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटेजी what not to do, and I keep on sharing all this because all these small things are led to success, is the way to go to your dream job। हम बात कर रहे हैं 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RBI ग्रेड बी। दिस इज 16th वीडियो, ऑलरेडी 50% हो चुका है। 50% क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो नाउ विद दिस मैसेज। देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था, अमेजिंग वर्क, I have a little time to prepare and your notes helped a lot, because to the point, crisp, 50% faster is that। दुनिया में बहुत ज्ञान है आज के टाइम में, फ्रीली अवेलेबल है, हम भी आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बट यू बी selective about what you are studying। So this was the question कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का काम नहीं है। So to be very very simple, coming to the answer straightforward, even last time आपसे पूछा था, वर्ल्ड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व विद द ट्रेड। सो जो डी है यहाँ पर, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें, दिस इज नो वेयर वर्ल्ड बैंक का जुरिडिक्शन, राइट? बिकॉज ये क्या है, WTO का जुरिडिक्शन है, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए यस, दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी वर्ल्ड बैंक डज। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं हमेशा। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, IBRD। इनफैक्ट व्हेन इट गॉट स्टार्टेड इट वाज IBRD, राइट? बिकॉज दुनिया में जो डिवास्टेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया। और बाद में क्योंकि इसमें और भी इंस्टीट्यूशन जुड़ गए, जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो आपको लो या नो इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड करता है आपको, मतलब कंट्रीज को या बड़ी एजेंसीज को। IFC विच डज इन्वेस्टमेंट, एडवाइस करता है और एसेट मैनेजमेंट करता है। इनफैक्ट इंडिया में भी कई ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, दोज हु आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट। एंड MIGA, multilateral guarantee agency, that ensures lenders and investors against political risks such as war। ये शायद ऑप्शन आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा, तो यू मस्ट नो दिस ऑल्सो हैपन्स इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, सेटल्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टेड कंट्रीज। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो उस टाइप के डिस्प्यूट को यहाँ पर हैंडल किया जाता है। You must study all this, and this time, because of the reason I mentioned last time, Mr. Ajay Bagga, you must expect something coming on the World Bank। It is very much in use according to the dividend discount model। Question first आज का, the value of equity share is equal to। तो अगर आप फाइनेंस के बेसिक समझ गए हैं, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज NPV एंड IRR, यू मस्ट नो दिस। तो जैसे मॉडल का नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। व्हाट इज डिविडेंड? कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को साल दर साल अगेंस्ट द शेयर दे होल्ड, उनको एक डिविडेंड देती है। इट इज नॉट मैंडेटरी इन एनी कंपनी, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट कंपनी प्रॉफिट का क्या करेगी? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड दे देगी,
कुछ हिस्सा वो रिजर्व में रह जाएगा, रिजर्व जो कंपनी बाद में अपने किसी एक काम में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो डिविडेंड है उसको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करना मतलब कोई फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उस मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कैसे निकाला जाता है, इक्विटी शेयर की क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इक्विटी ओनरशिप। यानी कि कंपनी को एक परपिचुअल एंटिटी मान के, हम ये मानते हैं कि भविष्य में हमेशा तक परपिचुअल एंटिटी है, तो परपिचुअली ये सपोज इतना डिविडेंड देगी, उस डिविडेंड का आप प्रेजेंट वैल्यू जैसे हम निकालते हैं पीवी, पीवी निकालते रहिए, माना वो डिविडेंड R1 R2 R3 ऐसे करके है, आप जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके उसको डिस्काउंट करके आप उसको इस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये इस मॉडल में है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में इक्विटी शेयर की जो वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से निकाल पाते हैं। कंपनी इज अज्यूम टू बी गोइंग कंसर्न और इन्फिनिटी तक डिविडेंड मान के चल रहे हैं, और ये इस मॉडल में जो हम फॉर्मूला है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो मैंने आपको बताया, ऐसे कैलकुलेट किया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड टिल इन्फिनिटी ग्रोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो डिविडेंड में हम कुछ ग्रोथ भी मान सकते हैं कि अगर 10%, 5%, वट एवर। As per the annual report of RBI 22-23 latest one, which of the following statement are correct regarding the annual change in net FDI flow from 2019 to 2023? क्या हुआ है? FDI flow increased by 1 billion USD, decreased by 5 billion USD, increased by 5 billion USD, or decreased by 15 billion USD from these periods also. Sorry, I have not read this, but इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन you will see in the exam, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है। 5.4 वाला जो है ये इंक्रीज है फ्रॉम 21, 22 to 22, 23, right? So these are the important data you have to remember regarding फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं पर आता है तो व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्ट्रेस टेस्ट ऑफ बैंक। फेज 2 का जो आपका बैंकिंग वाला सिलेबस है, बासेल गाइडलाइन वगैरह, वहां पर स्ट्रेस टेस्ट की बात होती है। दीज आर कैरीड आउट, तो पहले समझना है स्ट्रेस टेस्ट क्या है। दीज आर कैरीड आउट टू असर्टेन वेदर अ बैंक are adequately capitalized even under adverse economic scenario. Yes, that is correct. डिफरेंट अजम्पशंस लेके कि सपोज इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा, सपोज इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ जाएंगे, तो बैंक में क्या स्ट्रेस आएगा, उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है क्या उस स्ट्रेस को झेलने के लिए। आरबीआई कंडक्ट बेस लाइन, मीडियम स्ट्रेस एंड सीवियर स्ट्रेस टेस्ट फॉर बैंक्स इन इंडिया, करेक्ट है। आईएमएफ ऑल्सो कंडक्ट सच स्ट्रेस टेस्ट, ये भी करेक्ट है, बिकॉज इंटरनेशनली भी ये इस टाइप के स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है। तो दीज आर बेसिकली मॉडल्स, सिमुलेशन करना है आपको बहुत सारे, जिसमें डेटा डालने के साथ साथ आप इस तरीके के स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। और आईएमएफ की बात कहाँ करें, ये 1990 से कर रहा है, बट ये रिसेंटली आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया, 2008 में, उसके बाद से इन सब की पॉपुलैरिटी बढ़ी, because we saw some of the bank failing. क्या होते हैं, these are meant to be what if exercise. What if the interest rate goes down or goes up? What if the NPA increases this much percentage? What if maybe something else about inflation or something? So severe about construction scenarios, that they should be severe but possible scenarios, and the construction of scenarios have varied based on the jurisdiction. हर कंट्री के लिए अलग अलग सोचा जा सकता है। Which of the following is correct about corporate governance?
कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो अलग से टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन तो आना ही आना है। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ सिस्टम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच अ कंपनी इज गवर्न्ड। It is based on principles such as conducting the business with all integrity. So this is about integrity and fairness, being transparent with regard to all transaction. It is also having ethics and moral in business conduct, not only about the law. बिल्कुल सही बात है। तो आपको सारे सही लग रहे हैं इसमें, मेरे हिसाब से भी सारे सही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अगर बात कर रहे हैं तो पहले हम सिस्टम प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात आ ही जाती है उसकी। अगर आपके पास सिस्टम प्रिंसिपल नहीं है तो आप कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करेंगे। व्हाट इज द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग अंडर केसीसी स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1998 में शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। आज के डेट में काफी ज्यादा किसान इसमें एक्चुअली कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट दिस इज ए लेटेस्ट न्यूज आइटम, देख सकते हैं आप, अप्रैल का ही है, क्योंकि 9.37 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हैज ग्रोन 20%। तो एक्सपर्ट अर्ज कॉशन, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि देयर इज ए पोटेंशियल वरी फॉर द बैंक, क्योंकि अभी जो लोन आउटस्टैंडिंग है काफी ज्यादा हो गई है अंडर केसीसी। बैंकों को सावधान रहना चाहिए कि उनकी रिकवरी में चैलेंज ना हो, केसीसी एनपीए ना बनने पाए, जो एनपीए ना हो जाए, इसमें जो एक्सपोजर है उसके लिए थोड़ा वरीड होना चाहिए। एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, विच कंट्री रैंक थर्ड एज ए सोर्स ऑफ एफडीआई ड्यूरिंग 2022-23। तो आपको 1, 2, 3 तो पक्का याद होना चाहिए। अब आप इसमें गेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पे सीधा आपको आंसर पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर है, फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकेंड इज मॉरिशियस, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको भी मालूम है कि सिंगापुर और मॉरिशियस से एक्चुअली रूट काफ़ी होता है पैसा, बिकॉज सिंगापुर में बहुत सारी कंपनियां अपना ऑफिस खोलती हैं और मॉरिशियस तो टैक्स हेवन है, वहाँ से रूट होता है। फिर उसके बाद आते हैं यूएई एंड नीदरलैंड्स। आई विल सजेस्ट यू रिमेंबर दीज 5। ये पांचों मिला रहे हैं करीब 76.5% ऑफ द टोटल एफडीआई इन द कंट्री। द सेक्टर्स वाइज कंपोजिशन इंडिकेट द सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज accounted for a major share of FDI equity in India during this period, followed by manufacturing, retail and wholesale trade, electricity and other energy, education, etc. तो सर्विस सेक्टर। इन कॉर्पोरेट एचआर विसिल ब्लोअर आर, किसको बोलते हैं विसिल ब्लोअर, ये कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विसिल ब्लोअर इज हु रिपोर्ट एनी एक्टिविटी दैट इज डीम्ड इलीगल, अनएथिकल और नॉट करेक्ट। बिल्कुल सी, विसिल ब्लोअर मतलब जैसे रात में आपके सिक्योरिटी गार्ड विसिल बजाता है ना, कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, दैट इज द टर्म। तो कंपनी के अंदर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो बता रहे हैं देयर आर पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट विसिल ब्लोअर फ्रॉम लूजिंग देयर जॉब। क्योंकि मैनेजमेंट के खिलाफ ये लोग विसिल ब्लोअर होते हैं ना, मतलब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो ऐसा ना हो कि इन्हीं को निकाल दिया जाए। तो ऐसी पॉलिसीज होती है उनको जॉब बचाने के लिए। कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, बिल्कुल बाहर के लोग भी विसिल ब्लोअर हो सकते हैं। कहीं से किसी को मालूम पड़ा, कोई पार्टनरशिप है किसी के यहाँ पे, वहां से कुछ मालूम पड़ा, वो भी हो सकते हैं। कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट विद हायर अथॉरिटीज which will trigger a criminal investigation against the company or any individual department। बिल्कुल हो सकता है ये। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं कि ये सारे की सारी चीजें विसिल ब्लोअर के लिए हम सही मानेंगे। The theory the motivation of the behavior selection is determined by the desirability of the outcome। किसने दी थ्योरी? proposed by। Motivation of the behavioral selection is determined by the desirability of the outcome। याद कीजिए, ये है आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, मास्लो नीड हायरार्की। ऑप्शन कैंसिल करना भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो विक्टर रूम जो है
उन्होंने जो थ्योरी दी, मोटिवेशन proposes that individual will behave in a certain way because they are motivated to select a specific behavior over the others due to what they expect the result of that behavior. आदमी फल की चिंता करता है, गीता वाली फिलोसॉफी से थोड़ा अपोजिट। गीता में बोलो ना फल की चिंता मत करो, ये बोल रहे हैं आदमी का जो बिहेवियर है वो जो रिजल्ट होता है उसके हिसाब से बिहेव करता है। As per the RBI report, annual report, which of the following statement is incorrect about external debt? क्या गलत है? During the period and December 22 and March 22, India's external debt decreased by USD 6 billion, which was a decline of 5%. As a ratio of GDP, the external debt decreased from 20% to 19.1. India's external debt, when compared to the other emerging peers, remained lower. The largest component of the Indian external debt was commercial borrowing, accounting for 35.4 of the total. सारे ऑप्शंस देख लीजिए क्योंकि ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और इसमें से इनकरेक्ट तो पहला वाला है, सेकंड और थर्ड सही है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है हमने इनकरेक्ट क्या है, विच इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन आपको बताना है। A listed company want to raise money, कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, which of the following is are covered under equity financing? आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 5 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। कंपनी इशूज एडिशनल इक्विटी शेयर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, कंपनी इशूज कमर्शियल पेपर, सीपीज इशू कर रही है, कंपनी गोज फॉर राइट्स इशू, कंपनी डज प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर एडिशनल शेयर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? मैं वही बात बार बार बोलूंगा, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं अपना आंसर और आंसर गलत होता है, यू विल रिमेंबर व्हाट इज द राइट आंसर, दैट विल रिजल्ट इन योर सिलेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप पार्टिसिपेट करते रहिए एंड इफ दीज videos are helping you, please like and share and don't forget to answer this question. All the best.